हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे अध्याय 8 में हम शहरी क्षेत्र में कौन कौन से आजीविका के साधन है इसको हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से जैसे ये दिया हुआ है कि एक प्रकार से शहर का वर्णन किया गया है, इसमें कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। तो देखिए दिया है कि यह वो शहर है जिसमें मेरी मौसी बहन रहती है, मौसेरी बहन, यानी एक लड़की की कहानी है, वो बता रही है शहर में गई है तो। और इस कहानी के माध्यम से हम देख पाएंगे इसमें कि कौन कौन से हमने आर्थिक क्रियाकलाप देखे हैं, आजीविका के कौन कौन से साधन इसमें देखने को मिलते हैं, निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के लोग किस किस क्षेत्र में काम करते नजर आएंगे। तो ये देखिए बता रही है कि मैं यहाँ गिनी चुनी बारी आई हूँ और यह बहुत बड़ा शहर है। और एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी और हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े हमने देखा कि वहाँ काफी चहल पहल थी और सब्जी बेचने वाली अपने रेहड़ी पे टमाटर, गाजर, खीरे ये सारी चीजें बेच रही थी। यानी ये भी आजीविका का साधन हो गया यहाँ पे देखें तो, सब्जी बेचना। और देह के सजाने में व्यस्त थे ताकि लोग देख सके और कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। फिर है कि उसी के बगल में फुटपाथ पे एक फूल वाली बैठी थी और वह सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब भी खरीदा, यानी ये भी एक प्रकार का कार्य हो गया हम देखें तो आजीविका का शहरों में। फिर दे रहा है कि सड़क सड़क की दूसरी तरफ पटरी पे एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हार्न बजाते हुए गुजर रही थी। ऑटो जो रिक्शा जो था स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था और उसके पास क्या था, एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। यानी दाढ़ी बनाने का भी कार्य एक आजीविका हो गया शहर का। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत जो था ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन, चिमटी ले जा रही थी। यानी वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां लेके जा रहा था। यानी देखा जाए तो ये भी आजीविका का साधन हो गया। लोग घर घर सब्जियां, जो छोटे कहें कि व्यापारी व्यापारी नहीं कह सकते, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, तो वो घर घर ले जाकर भी सब्जियां पहुंचाते हैं। हम उस जगह पे अब आ गए जहाँ के रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। और हमने एक एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। तो हम देख सकते हैं कि इस शहर में क्या रिक्शा चलाने का भी एक आजीविका है। जैसे उसी रिक्शे वाले की ये देखिए कहानी दिया गया है। देखिए इसमें चित्र भी दिखाया गया है। रिक्शे वाले ऐसे अपना रिक्शा लेकर इंतजार करते हैं ग्राहकों का। इस पे सोते भी हैं, थक जाते हैं बेचारे खींचते खींचते। तो यहाँ पे दिया है कि जो वो जो रिक्शे वाला है, इसका नाम है बच्चू मांझी। एक रिक्शे वाला है व्यक्ति, ये बिहार से है, बिहार के गांव से आया हुआ है यहाँ। और ये क्या मिस्त्री का काम करता था गांव में। इसके बीवी हैं और 3 बच्चे हैं जो कि गांव में ही रहते हैं। वे शहर में लाकर आर्थिक खर्चे चलाने की इसकी हैसियत है नहीं। तो वही दे रहा है कि वो बता रहा है कि इसके पास जो है जमीन भी नहीं है, गांव में मिस्त्रीगिरी का काम ये करता था। तो लगातार काम नहीं मिल पाता था। मौसम जैसे बारिश के समय बंद कर दिया जाता है काम, तो इस तरह से लगातार नहीं मिल पाता था। तो जो कमाई होती थी वो परिवार के लिए पूरी नहीं होती थी। तब ये क्या किया कि शहर पहुंचा और यह पुराना एक रिक्शा खरीदा और इस पैसे जो भी इसका पैसा था इसको कुछ किस्तों में चुकाया पुराना रिक्शा खरीद कर। और काफी साल पहले की बात है, यानी इसको आए हुए कई साल यहाँ पे हो गए हैं। बच्चों रिक्शे वाले को ये रोज सुबह क्या करता है, बस स्टॉप पे पहुंच जाता है और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहे उन्हें वहां छोड़ देता है। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता है। और दे रहा है कि शहर की कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता है ये। और दूरी के हिसाब से हर ग्राहक इसे 10 से 30 रुपए तक देते हैं। तबीयत खराब हो जाती है तब यह काम नहीं कर पाता है और वो उस दिन इसकी कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। जब बीमार पड़ जाएगा तो कमाई कहाँ से होगी बेचारे की। तो फिर दे रहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। ये रहता है बच्चू मिस्त्री और वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। वो सब भी लगभग 200 से 300 रुपए तक बच्चों की कमाई हो जाती है, जिसमें से ये 100 से 150 रुपए खाने और किराए पे खर्च हो जाते हैं इसके। बाकी ये अपने परिवार के लिए बचा लेता है और साल में 2-3 बार अपने परिवार से मिलने गाँव भी चला जाता है बच्चू। और जो पैसा शहर से भेजता है उसी से इसका जो परिवार उसी पे जीता है। और कभी कभी इसकी बीवी जो है खेतों में मजदूरी करने के लिए थोड़ा बहुत वो भी काम कर लेती है, गांव में कमा लेती है मजदूरी के द्वारा। फिर आगे दे रहा है कि जो बच्चू मांझी है, बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पे काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं और कोई सेवा देते हैं।
वे स्वरोजगार में लगे हैं और उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, यानी उसी से वो देखिए इसलिए नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कितना माल खरीदें, कहाँ कैसे अपने दुकान लगाएं। उनकी दुकानें जो होती हैं अस्थायी होती हैं और कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पे ही कागज फैलाकर दुकान बन जाती हैं। खंभों पे तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा करके दुकानें बना लेते हैं। अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर भी काम चलाते हैं और उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है और उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो चीजें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीजों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं और जो बेचने वाले होते हैं ठेले वाले जाकर बेचते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जो सड़कों पे जो खाना या नाश्ता बेचते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर घर पे ही बनाया गया रहता है वो। और जो अहमदाबाद शहर है, एक सर्वेक्षण में यहाँ पे पाया गया है कि जो काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पे ही काम कर रहे हैं, जो अहमदाबाद शहर है उसमें। इस आंकड़ों के द्वारा कहने जितने भी लोग हैं उसका 12% लोग सड़कों पे ही करते हैं काम। आगे दिया है कि हमारे देश के जो शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पे सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको भी सभी के लिए उपयोगी माना मतलब बनाया गया है, थोड़ी सी छूट दे करके, और आजीविका कमाने के लिए अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है और कानून में बदलाव आने से उनके पास जो काम करने की जगह होगी, यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। और ऐसा सुझाव कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पे जो सामान बेचने वाले हैं उनके लिए भी तय कर दिए जाएं ताकि वो वहां पे अपने सामानों को बेच सके, या ये नहीं डर लगा रहे कोई भी आता है वहां से उनको हटा देता है, फिर अपने सामान जल्दी जल्दी उठाएंगे फिर इधर उधर लेकर जाएंगे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा सरकार का प्रयास है कि उसको वैसे जो प्रतिबंध है उसको हटाया जाए। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति भी हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों का निर्णय लेती है। आगे दिया है देखिए बाजार में कि जब हम बाजार पहुंचे पहुंचे तो दुकानें क्या है अभी तो खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी और वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल और बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि ये दुकानों की कतार में ये लगे थे। एक कोने में दांतों के डॉक्टर भी यहीं पे इसी मार्केट में उसको एक कोने पे दांतों के डॉक्टर भी थे और इन लोगों को क्या करना था, डॉक्टरों का क्लिनिक था और जो इसकी बहन थी मौसेरी बहन, तो उनसे पहले से ही समय ले रखा था कि डॉक्टर से मिलने के लिए। अब ये लोग बता रहे हैं कि वहां ये पहले पहुंच गए जिससे हमारी बारी न चली जाए और हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को फिर कहा। फिर वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़े के एक शोरूम पे गए। तो देखिए डॉक्टर कह सकते डॉक्टरी की भी एक आजीविका है। लोग जिस प्रकार से पढ़ाई करके डॉक्टरी की पढ़ाई करके मेडिकल की पढ़ाई करके लोग इस प्रकार से भी अपनी आजीविका चला रहे हैं। फिर आगे जो सिले हुए कपड़ों के शोरूम पे गए, यानी कहें कि वस्त्रों के रूप में या फिर कुछ लोग सिल करके वस्त्र या सिले हुए वस्त्रों को बेचकर शोरूम लगा करके बेचते हैं, यानी इस प्रकार ये भी एक आजीविका का साधन है शहरों में। इस कहानी के माध्यम से इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी और इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। इसे कपड़े खरीदना था। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है ये सारे बहुत सारे बर्तन कपड़े वहां पर जाकर देख रही है। तो इन सब की भी दुकानें हैं, यानी ये दुकानें हैं बर्तनों के, कपड़ों के। इसका मतलब है कि वो भी आजीविका का साधन है या आजीविका के साधन के रूप में ये सारी चीजें लोग बेचते हैं और या फिर बनाते हैं या कुछ लोग कपड़े सिलते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। देखिए बड़ी दुकान में भी जाती है। एक बड़ी दुकान में वहां पे एक हरप्रीत नाम का व्यक्ति है। वो आप कह रहे हैं क्या कि पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां काम करना शुरू किया था उस दुकान पे, और अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। यानी अब दे रहा है कि वंदना, यानी वंदना जो उसकी पत्नी है हरप्रीत की,
तो वंदना क्या कह रही है कि हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ और मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई भी की है। लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा के रखा जाए ताकि रेडीमेड कपड़े लोग खरीदें। यानी कपड़ा खरीदना और बेचना ये भी एक आजीविका का साधन हो गया वहां पे। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। ज्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं और इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीजें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन व रेडियो चैनल पे देखते हैं तो विज्ञापन देते हैं अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। और जब जब से ये बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। यानी कहें कि छोटे से वस्त्र सिलने से लेकर के इतने बड़े बड़े शोरूम, और ये बहुत बड़े व्यापार का भी रूप ले ले रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, बहुत सारे विनिर्माण के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे, उनसे भी कहें कि उनका भी व्यापार हमें देखने को मिलता है। शहरों में ट्रांसपोर्ट का देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का जो है ये भी एक आजीविका का साधन है। बड़े बड़े बसों से लेके कार और रिक्शा, ऑटो रिक्शा से लेकर के रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा होता है, यहाँ तक ये सारे भी लोग चलाते हैं आजीविका के रूप में। आगे देखिए कि हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। यानी इस तरह से लोग करते करते, व्यवसाय करते करते इतने बड़े हो जा रहे हैं कि लोग फ्लैट भी लेने लग रहे हैं। और गांव में तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में हमने पहले आजीविका साधन देखा था, उसी तरह के वहाँ के मकान भी थे। छोटे मोटे मकान होते हैं, यहाँ पे फ्लैट मिलते हैं या फ्लैट लोग खरीदते हैं, फ्लैटों में रहते हैं। फिर दे रहा है कि हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग भी हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं, और ये दुकानें छोटी हैं, बड़ी हैं, लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकानें या व्यापार खुद संभालते हैं और वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, खुद का व्यापारी करते हैं। लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते भी हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस भी होता है, उसका वो उन्हें कर भी देना पड़ता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए कि इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहते हैं, तो इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बैंक, कुरियर इत्यादि ये सारे भी आजीविका के साधन कह सकते कि हैं। आगे दिए फैक्ट्री में देखते हैं। मैं एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था, तो मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है। एक निर्मला उसी शहर में एक काम करने वाली है जो कि क्या करती है, फैक्ट्री में सिलने की जो फैक्ट्री होती है, कपड़े सिलने की फैक्ट्री, उसमें काम करती है। और निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते थे। इसी निर्मला को उसकी बहन, मौसेरी बहन जानती है, तो बताती है कि मैं निर्मला से बात करके तुम्हारे वो जरी का काम करवा दूंगी। तो हम देख पा रहे हैं कि कपड़े सिलने, जरी का काम, ये भी आजीविका का साधन है। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी थी, हर स्टॉप पे लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुर्ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफर करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे, हम भी एक मोड़ पर उतर गए। आह, जान में जान आई। फिर दे रही है, बता रही है वो कि मोड़ पे बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पे बैठे हुए थे। कुछ टिकट टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पे सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। तो मेरी बहन ने समझाया कि यह क्या है, लेबर चौक। इसे हम लेबर चौक के नाम से जानते हैं। जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मजदूर मिलते हैं, यानी कहलाता है। ये क्या करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं। दिहाड़ी पे यानी दिन प्रतिदिन एक दिन के लिए उनको लेके जाया जाता है और उस हिसाब से इनको मजदूरी दे दी जाती है। तो ये दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर हैं। और मिस्त्री होते हैं जो ये क्या करते हैं, कुछ जहाँ भवन बन रहे हैं होते हैं, वहां मजदूरी करते हैं और कुछ बोझा ढोते हैं। और ट्रकों के सामान से, जैसे ट्रकों से सामान उतरवाना है तो दिहाड़ी पे लोग लेके जाएंगे उन्हें और सामान उतराएंगे, उनका मजदूरी दे देंगे। फिर अब ये नहीं कि वो रेगुलर वहां पे जाएंगे, रोज जाएंगे, उनका फिक्स है कि नहीं अब आप यहाँ से 3-4 महीने तक ये काम करेंगे, नहीं, बस एक दिन का है। कहीं भी उनको काम मिल जाता है वो करते हैं।
कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी के पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, ये भी दिहाड़ी पे ही लोग काम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लेबर जो चौक है, ऐसे बैठे हैं खाली व्यक्ति, और कोई भी आता है अपना जो एक दिन का काम करवाना रहता है, कोई भी काम है तो कुछ भी काम करवाने के लिए इनको उस मजदूरी पे फिक्स करके लेके जाते हैं और अपना एक दिन में कुछ घंटों में काम करवा के इनका मजदूर दे करके इन्हें हटा देते हैं। लेकिन ये इसकी मुख्य बात ये है कि इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता, इनको हमेशा काम नहीं मिलता है। फिर इसके आगे दिया है कि ऐसे ही हजारों अनियमित मजदूर शहर में रहते हैं जो कि इस तरह से दिहाड़ी पे कार्य करते हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग विभाग भी थे। ऐसा लग रहा था कि लोगों को कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी, हमेशा लाइन में लोग लगे रहते थे। और जहाँ पे कपड़े सिले जा रहे थे, उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पे काम कर रहे थे और एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई की मशीन पे लगा हुआ था। और हर कमरे में क्या हमने देखा कि बहुत सारी मशीनें थी, जो कपड़े तैयार हो रहे थे, वे कमरे में एक तरह के करके लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसे ही एक जगह पे पाया और वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया कि वो मेरे कपड़े पे जरी का काम करवा देगी। तो ये सारे भी जरी के काम या फिर दिहाड़ी पे काम, ये भी सारी चीजें आजीविका के साधन है। देखिए ये निर्मला कपड़े सिल रही है, तो इस तरह से दिखाया गया है। ये सारे आजीविका के यहाँ पे सर्वे में हमें साधन देखने को मिल जाएंगे। फिर दे रहा है कि निर्मला कपड़े निर्यात करने वाले कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। अक्सर वो 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही वह काम निपटा पाती है। कई बार क्या होता है कि और भी देर हो जाती है और वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। और जब काम जल्दी का होता है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे इतवार की छुट्टी भी खत्म करनी पड़ती है, इतवार को भी काम करना पड़ जाता है। रोज 8 घंटे काम करने के उसको 280 रुपए मिलते हैं और अतिरिक्त काम के लिए 100 देर तक का काम करने के लिए मिल जाता है। जून तक का काम खत्म हो जाता है तो फिर फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा और हर साल करीब 3 से 4 महीने क्या होता है कि इन लोगों के पास भी, जो शहरों में लोग रहते हैं इस प्रकार के कार्य करते हैं, उनके पास भी कोई काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह देखें तो ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से ही काम में लगे हुए हैं, मतलब उनको काम पे देखा जाए तो तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत होती है, और उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को क्या हो, बहुत सारा काम मिल जाता है, या फिर खास मौसम है, मौसम के अनुसार जब जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है उस प्रकार से, या जैसे अब शीत ऋतु आया तो फिर उन्हीं कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो उस प्रकार के कपड़ों के लिए उनका डिमांड बढ़ जाएगा सिलने के लिए। तो इस तरह से मौसम के अनुसार, त्योहार के अनुसार उनको काम के लिए बुलाया जाता है। देखिए साल के बचे हुए समय में उन्हें क्या दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरियां अस्थायी नहीं होती हैं। और फिर देख, अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में कुछ शिकायत भी करते हैं मालिक से, तो उन्हें क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती इसमें। और देखिए अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं और उन्हें 8 घंटों से ज्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिल पाती है। अधिक काम भी करवा लेते हैं और मजदूरी भी नहीं देते हैं। आगे दिया है दफ्तर में कि दफ्तरों की क्या व्यवस्था है। जैसे दफ्तरों में भी लोग काम करते हैं, उनके आजीविका का ये भी साधन होता है। तो दफ्तरों में लोग, जैसे बता रही है कि मेरी मौसी सुधा है, वे विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्हें हमेशा हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया और जिसने हमें बिल्कुल समय पे पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पे था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ बढ़ रहे थे। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करते हैं। बिस्कुट शहर के बाहर और एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं, सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे क्या करते हैं, भुगतान इकट्ठा करते रहते हैं। आगे दिया है कि देखिए इसमें क्या होता है कि काम को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं, जो विक्रेता होते हैं,
और उनकी प्रगति रिपोर्ट लिखती हैं। उनकी प्रगति जो रिपोर्ट होगा वो लिखती हैं और उनकी समस्याओं पे चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है कि कैसे बिक्री हो रही है, मार्केटिंग मैनेजर हैं तो। और अक्सर देर रात तक क्या करती हैं, उनको काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है, यानी इनको नियमित नियमित रूप से तनख्वाह मिल जाती है और वो बिस्कुट कंपनी के अस्थायी कर्मचारी हैं। यानी ये नहीं कि मौसम अनुसार या फिर उनको निकाल दिया जाएगा। ये उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। और है कि अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे बुढ़ापे के लिए बचत हो जाती है उनके पास, यानी उनके तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में जमा होता रहता है और इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। तो नौकरी से जैसे वो सेवानिवृत्त होंगी, उनको ये पैसा फिर मिल जाता है। फिर छुट्टियां भी मिलती है, जैसे इतवार की छुट्टी मिलेगी, राष्ट्रीय त्योहारों हैं जो, तो उन त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ छुट्टियां मिल जाती है, तो छुट्टियों में भी फायदा है अस्थायी नौकरी वालों के, अस्थायी कार्य वालों के लिए। फिर एक परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा है, जैसे कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है। शहर में ऐसी कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों, सरकारी विभागों में काम करते हैं। सरकारी विभाग में काम कर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये लोग सरकारी विभाग में काम करते हैं और साथ ही साथ उन्हें क्या होता है, उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार भी मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पे जाते हैं, उनका काम भी तय होता है और उनको हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो जाए होता तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। यदि काम कम भी है तो भी वो नियमित रूप से उस पर जाएंगे। यदि आगे दिया है कि आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गए, लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग और इतनी तरह का काम करते हैं, यानी जितने भी सारे हमने कहानी में पढ़ा, ये सारी आजीविका के साधन है। बहुत सारे आजीविका के बारे में हमने पढ़ा और वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मगर उनका काम उन्हें बांधे रहता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो इस प्रकार से जो भी शहरी क्षेत्र में देखे, जो भी अपने अपने आजीविका में लगे हैं, बस अपने काम से काम मतलब रखते हैं, ज्यादा उनके नाते रिश्तेदारी नहीं चलती है, सब अपना काम करते हैं और एक दूसरे से काम करके फिर वहीं तक रिश्ता होता है, फिर चले जाते हैं। और एक तरह से देखें तो हम जो आजीविका का साधन है शहर में देखें तो पैसों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।